हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं पीपीबी समरी फॉर्मेट में, जहां हम कंसेप्ट्स को स्ट्रांगली एंड स्मार्टली पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 34, जो कि है लॉज रिलेटिंग टू बिल फिनेंस। मतलब आप बिल्स के थ्रू कैसे एडवांसेस ले सकते हैं, इसके बारे में यूनिट 34 में बात हो रखी है। Next 15-20 minutes we'll be able to sail through this chapter. It's an important one. अब 1 से 2 क्वेश्चन आराम से अपने एग्जाम में इस चैप्टर से देख पाएंगे। ओके, तो बिल फिनेंस क्या है? एक तरीका है जिससे एडवांसेस लेते हैं लोग, या फिर लेंडिंग होती है ना। बैंक के थ्रू या बैंकर के थ्रू लेंडिंग पॉसिबल है बिल फिनेंस के थ्रू, एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ फिनेंसिंग। अगर मैं बाकी तरीकों से, जहाँ से हम उधार देते हैं, बैंक उधार देता है, बिल फिनेंसिंग बैंकर को एक इजी मोड देता है। यस, बिल फिनेंसिंग इन्वॉल्व्स डिस्काउंटिंग या फिर परचेज ऑफ कमर्शियल बिल्स अराइजिंग आउट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल, ए ने बी को उधार पर सामान बेचा, ऑन क्रेडिट कुछ गुड्स बेची, ठीक है। अब इसने वादा किया, बी ने वादा किया कि मैं पैसे दूंगा, प्रॉमिस टू पे। अब ए ने बोला कि ऐसा है, ठीक है आप पैसे दे दोगे, बट मुझे कुछ लिखित में चाहिए। इन्होंने एक बिल बनाया और इनसे साइन करा लिए। ओके, और प्रॉमिस टू पे लेट्स से आफ्टर 2 मंथ्स है, बोले तो 60 डेज। अब इन्हें, जो ए है, इन्हें लेट्स से पैसों की जरूरत आन पड़ी और ये चल दिए बैंक के पास ये बिल लेके कि आप इस बिल के बदले मुझे पैसे दे दीजिए, और जब बी पेमेंट करेगा तो ये मुझे देने की जगह आपको पेमेंट कर देगा। This is how endorsement happens. This is how financing is happening for B and now for A also through bill of exchange. इसके बारे में और भी बातें करेंगे जब हम मॉड्यूल ए में जाएंगे। यूनिट 12, 13, 14 के अंदर हम बहुत बातें चेक की करते हैं मेजरली, बट बिल ऑफ एक्सचेंज भी टच बेस रहता है। आज भी मैं पढ़ाऊंगी आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। कुछ मेरे हैंड रिटन चार्ट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इवन मोर क्लियरर। ठीक, अब बिल फिनेंस अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ कैश क्रेडिट से, ओवरड्राफ्ट से, कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे इजी है फिनेंसिंग, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है ना। मोड जो है कहीं ना कहीं एक सिंपल प्रोसेस है, और सिंपल प्रोसेस को फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। प्लस यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट है आपके पास सर्व कर रहा है कि यस पैसे आ जाएंगे, और नहीं आते हैं, लेट्स से बी नहीं देता है, तो फिर ए कैन ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस सर्कमस्टांसेस। ठीक जी, ओके। ना, जैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, डेफिनेट डेट है कि इसी दिन पेमेंट आ जाएगी। बिल में मोर देन वन सिग्नेचर भी हो सकते हैं, लेट्स से ए ने बी और यहाँ पर सी और डी और फिर बैंक आ रहा है, देर कुड बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये इजीली ट्रांसफरेबल है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 5। ठीक है, एंड इन केस ऑफ नीड सम कैन बी रीडिस्काउंटेड टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक। अब बैंक को अगर लग रहा है कि उसके पास ज़्यादा बिल्स हो गए, तो वो आगे रीडिस्काउंट किसी और बैंक से भी कर सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और ये सारे रहे एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल फिनेंसिंग। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर लेट्स से एक पार्टी ये है जो कि है बायर, उसने साइन किया एक बिल ऑफ एक्सचेंज और वादा किया पार्टी बी को कि मैं आपसे पैसे वापस दे दूंगा, जो आपसे उधार ले रहा हूँ मैं सामान, या उधार पे सामान ले रहा हूँ, आई विल मेक द पेमेंट, प्रॉमिसिंग टाइमली पेमेंट। एक रिटन डॉक्यूमेंट हो गया। अब पार्टी बी सेलर है, अब पार्टी बी को अगर पैसों की ज़रूरत है, सिंपली ये एंडोर्स कर लेगा, ये डिस्काउंट कर लेगा इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, और अपनी रिक्वायरमेंट फिनेंसिंग या लिक्विडिटी पोजीशन को सॉर्ट आउट कर लेगा। ठीक जी, चलिए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑफ विच एक्ट, ऑफ
NI एक्ट 1881। इंस्ट्रूमेंट क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन में है, इट इज इन रिटन, कंटेनिंग अनकंडीशनल, ये वो ऐसे वैसे इसकी डेथ हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a person to pay certain money to or to order or to be the bearer of the instrument। मतलब जैसे ए, हम पीछे वाले बारे में बात करते हैं तो ए वॉज द बायर, साइन ए ने करे थे, डॉक्यूमेंट था बी के पास, इसलिए तो इसको डिस्काउंट करा पाया। तो कितनी पार्टीज है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में? 3 पार्टीज हैं, एक है ड्रॉर, एक है ड्रॉई और एक है पेई। ड्रॉर वो जिसने बिल बनाया है, जैसे हमारे केस में जो मैं अगर ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, बिल बनाता वो है जो सेलर होता है, ये सिर्फ साइन करके देता है। तो मेकर तो यही है, ओके, ड्रॉर तो यही है, और इनकी लायबिलिटी सेकेंडरी है कि अगर जिसने पैसे देने हैं वो नहीं देता है तो जिसने डिस्काउंट करके दिया होगा बिल, ठीक है, वो इस सेकेंडरी पर्सन की, इस ड्रॉर की लायबिलिटी पकड़ लेगा। ओके, ड्रॉई वो है जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है कि भाई तूने उधार लिया है या उधार पे सामान लिए, तूने हमारे पैसे देने हैं, और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टर बन जाता है। प्राइमरीली लायबिलिटी इस ड्रॉई की ही होती है। केस ऐसे केस होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये ड्रॉर है, जो सेलर है उसने ये बिल को किसी और को एंडोर्स या डिस्काउंट नहीं करा, तो उस केस में पेई यही बंदा हो जाएगा, ड्रॉर ही हो जाएगा उस केस में। पेई पेई होता है जिसको पेमेंट मिलनी है, पेई कौन है जिसे पेमेंट मिलनी है, और अगर डिस्काउंटिंग हो रखी है या एंडोर्समेंट हो रखी है तो जिसे पैसे मिलने वाले हैं, टू whom द मनी विल बी पेड बिकम्स द पेई। कौन कौन यहाँ पे पार्टी हो गई? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर पेई हो सकता है अगर आगे ड्रॉर ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स या डिस्काउंट नहीं किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, एसेंशियल्स क्या बिल ऑफ एक्सचेंज के? हमने क्या देखा? अनकंडीशनल होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, है ना, और कुछ और बातें हैं जो मैं यहाँ दिखाने वाली हूँ। इट हैज टू बी इन राइटिंग, एक्सप्रेस किया जाएगा कि पैसे देने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो जो भी होगा अमाउंट वो देख लेंगे, देना होगा जो तुमने हमारा देना होगा, जो हमने तुम्हारा देना होगा, वो हिसाब करके दे लेंगे। नो, इट इज एन एक्सप्रेस, बताया जा रहा है, वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है कि पेमेंट देनी है और पैसे सर्टेन होंगे। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते 5,000 रुपये या जो भी बनेंगे, अगर 5,000 रुपये तो 5,000 रुपये, ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते वो 5,000 प्लस या माइनस जो भी होगा, इट कांट हैपन लाइक दिस। ओके, डेफिनेट होना पड़ेगा, अनकंडीशनल होना पड़ेगा, इस तारीख को या जब भी डिमांड करी जाएगा तब दे दिया जाएगा, ऑन साइट होगा, डिमांड होगी, अलग अलग टाइप के बिल्स हैं, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं पढ़ाऊंगी भी उस टॉपिक को भी आपको। अनकंडीशनल किसी की डेथ हो जाएगी, किसी की शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नो, अनकंडीशनली पेमेंट होने वाली है, और सिर्फ पैसे होंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसे। ये पेन दे दूंगा, ये बोर्ड दे दूंगा, ये टी शर्ट दे दूंगा, नहीं भाई साहब, इट इज ओनली मनी दैट कैन बी गिवन थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज। किसको देने वाला है, कौन देने वाला है, किसकी प्राइमरी लायबिलिटी है, किसकी सेकेंडरी लायबिलिटी, सब कुछ बता रखा होगा, कौन ड्रॉर है, कौन ड्रॉई है, कौन पेई है। ड्रॉर सेलर होता है, ड्रॉई बायर होता है, प्राइमरीली इसकी लायबिलिटी होती है, और पेई जिसको पैसे मिलने वाले हैं, हो सकता है ड्रॉर को ही मिलने वाले हों, और जो मेकर है वो साइन करेगा, है ना, इसकी लायबिलिटी प्राइमरी है बोले तो ड्रॉई, और ये स्टैम्प भी होगा। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज, और आने वाले सेशंस में मैं आपको प्रॉमिसरी नोट भी कराऊंगी सेक्शन 4 के अंदर, मेजरली मॉड्यूल ए में करेंगे उसके बारे में बातें, वहाँ पर भी साइनिंग होगी बट चेक, सॉरी स्टैंपिंग होगी बट चेक में स्टैंपिंग नहीं होती है। तो ये रहे आपके एसेंशियल्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो अब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो जब भी ड्रॉई साइन करता है बिल,
और डिलीवर कर देता है होल्डर को, वो एक्सेप्टर बन जाता है, प्राइमरी उसकी लायबिलिटी भी खड़ी हो जाती है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी विदाउट क्वालिफिकेशन, इफ्स एंड बट्स नहीं चलेंगे, ऐसा होगा तो दूंगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं दूंगा, नो, इट इज मतलब अनक्वालिफाइड रहेगा, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होगी। और अगर कुछ क्वालिफिकेशन इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं और यहाँ पर जो होल्डर है जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है उससे अग्री करता है, तो जो पुराने जस्ट इन केस ए बी सी डी 3 पार्टीज थी, ठीक है, ए और सी इससे आउट हो जाएगा, लेट्स से बी वाज द बायर, यहाँ पे अगर डी इस पे ओके हो लेता है कि कोई क्वालिफिकेशन जो है ड्रॉई बोल रहा है करने के लिए, तो पीछे वाली सारी पार्टीज आर रिलीज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी। All previous parties not consenting to it are discharged from any kind of liability. ओके और अगर अग्री नहीं करता है तो बिल डिसऑनर हो गया, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, इस बंदे ने जो ड्रॉई है उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया इस बिल ऑफ एक्सचेंज को। ठीक है, मैं थोड़ा साइड होती हूँ, एक बार इस चार्ट को देखिए, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। लेट मी जस्ट ऑल्सो एडजस्ट द लाइट, आई थिंक थोड़ी सी लाइट बेटर हो सकती है, आप इसको देखिए, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा समय दीजिएगा, जब आपके पास नोट्स भी आएंगे इस टॉपिक पर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ से हर बार लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में हमको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ओके, इनलैंड बिल क्या है? जो बिल इंडिया में बना है और पेमेंट इंडिया में हो रही है या बाहर फॉरेन लैंड में भी हो रही है तो भी इनलैंड बिल है, बनना इंडिया में जरूरी है। फॉरेन बिल जो बन रहा बाहर है, पेमेंट चाहे बाहर हो रही हो चाहे इंडिया में हो रही हो, फॉरेन बिल है। ओके, ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इट मे बी मेड पेएबल इन फॉरेन करेंसी। इसको ऐसे बोल सकते हैं, मेड इंडिया, पेमेंट पेड इंडिया और अदर्स। ठीक है, ये अपन का ये वाला है। फॉरेन बिल हमें सेक्शन 12 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बता रखा है। अभी तक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत नहीं बने हैं पीपीबी में, बट ये डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है लर्न करने के लिए, तो आई विल सजेस्ट टू लर्न। ओके, अभी ये बन जा रहा है मेड, क्या हो रहा है मेड, इसको अदर को फॉरेन कंट्री बोल रहे हैं, मेड इन फॉरेन कंट्री, पेड फॉरेन कंट्री या फिर इंडिया। ओके ये सिंपल है। डिमांड बिल क्या है? जब डिमांड करी जाएगी, बिल दिखाकर पैसे देने होंगे तब। यहाँ पे टाइम निर्धारित नहीं है। यस, नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड देयर इन। डिमांड बिल इज अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड एज साइड बिल। डिमांड बिल को आप साइड बिल भी कहते हैं। ये सेक्शन 19 ऑफ इंडियन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये सेक्शन नहीं भी याद होगा तो भी चल जाएगा। ओके, यूजेंस बिल क्या है? अदर देन, अदर देन ऑन डिमांड इज यूजेंस बिल। टाइम बता रखा होगा यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा होगा किस समय पेमेंट होनी है। तो हमने इनलैंड पढ़ा जो इंडिया में बना, पेमेंट चाहे इंडिया में हो रही है चाहे बाहर हो रही है। फिर फॉरेन पढ़ा, बन रहा बाहर है, चाहे बाहर पेमेंट हो रही है चाहे इंडिया में पेमेंट हो रही है। डिमांड पढ़ा जो साइट पे पेमेंट हो रही है, डिमांड पर पेमेंट हो रही है, जहाँ टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। यूजेंस अदर देन डिमांड है, मतलब यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर रखा होगा। देन यू हैव क्लीन बिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे where there is no document attached, कोई डॉक्यूमेंट जब नहीं लगा हुआ है तो क्लीन बिल है। ओके, डॉक्यूमेंट्री बिल में डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड, डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड।
इसी तरीके से हमने, अगर आपको याद है, फर्स्ट 2-3 सेशंस ऑफ मॉड्यूल बी, वहाँ पे हमने क्लीन लोन्स पढ़ा था, जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नहीं थी, जहाँ पे कुछ कोलैटरल नहीं था। इसी तरीके से क्लीन बिल और डॉक्यूमेंट्री बिल है, जहाँ बिल्स, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्री है, जहाँ डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं हुए हैं वो क्लीन बिल है। तो अपन के पास टोटल 6 बिल्स हुए, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, डिमांड बिल, यूजेंस बिल, और कौन से हैं अपन के पास, क्लीन बिल एंड डॉक्यूमेंट्री बिल। यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी बन सकता है, इजी है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इजी है और इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही मोटा मोटा इस चैप्टर में हमारे लिए पढ़ने वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स अगर कहीं बिट्स एंड पीसेस में होंगे, मैं उनको एमसीक्यूज में आपके लिए कवर करूँगी। मोटा मोटा इस चैप्टर में यही है, ठीक है। तो आई होप गाइज यू आर एबल टू टेक अ होल्ड ऑफ दिस चैप्टर। चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, या बिल फिनेंसिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिल फिनेंसिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, अलग अलग तरीके के बिल्स क्या हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, सेक्शन 5 ऑफ एनआई एक्ट क्या बोल रहा है, एसेंशियल्स क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज के, और एक्सेप्टेंस कैसे होती है, ये सारे ही पॉइंटर्स आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बार हमारा मॉड्यूल बी हो जाता है तो आई विल टेक अ सेशन फॉर ऑन एमसीक्यूज, एक एमसीक्यू सीरीज चल कर लेंगे। एक बार हमारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाते हैं तो हम पूरे अपने आप को तैयार करेंगे फॉर आवर अपकमिंग अटेम्प्ट। For now, I'll take your leave. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. My dear bankers, bye-bye.